गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत और समकालीन विश्व जो किताब है कक्षा 9th की इतिहास की, उस किताब से चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर आज हम फ्रांसीसी क्रांति देख रहे हैं और फ्रांसीसी क्रांति का आज यहाँ पे पार्ट 2 है। देखिए पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे जो फ्रांस की प्रजा है वो 3 स्टेट में डिवाइड थी, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और थर्ड स्टेट। इसके अलावा वहाँ का जो राजा था वो किस तरह दिवालिया हो गया, उस पर किस तरह से कर्ज हो गया, ये सब बातें हमने वहाँ पर पिछली बार में देखी थी। और हमने वहाँ पर ये देख लिया था कि वहाँ पर अब जो है संविधान का निर्माण हो चुका है, वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और वहाँ के प्रतीकों के बारे में हमने पढ़ लिया था कल। ठीक है, अब इससे आगे की जो है जानकारी वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या नोट करना है हमें। देखिए आज आपकी हेडिंग है, आपकी यहाँ पर आज आपकी हेडिंग है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यानी फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या था यहाँ पर, लुई 16वां था, इसने दबाव में आकर संविधान पे हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर से कोई राजा हो और अचानक से उसकी जो है राजशाही छीनकर उससे कहा जाए कि आपको एकदम जैसे लोकतंत्र में आ गए हो, आप लोकतंत्र के रूप में बन के रहिए, तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा वो। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, अगर मुझे राजा बना दिया जाए अचानक से, फिर मुझे राजा से हटा के तुरंत एकदम प्रजा में ही कन्वर्ट कर दिया जाए, तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो यही कुछ उसके साथ भी था, यानी जिसकी लगभग 2-4 पीढ़ियां राज करती आ रही हों और अचानक से उसे प्रजा के रूप में रहना पड़े, तो ये बड़ा ही मतलब अबनॉर्मल सा फील करता है आदमी। तो उसने मजबूरी में आके संविधान पे हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन इसके साथ ही साथ वो उसके जो निकटवर्ती राज्यों के राजा थे, जैसे प्रसा का राजा था, ऑस्ट्रिया का राजा था, यानी ऑस्ट्रिया है एक देश, ऑस्ट्रिया का राजा था। तो इन लोगों से वो जाके संपर्क भी बनाता रहा, इन लोगों से भी परस्पर संपर्क भी बनाता रहा और उनके साथ उसने ये कहा कि देखिए अभी तो ये चीजें हमारे यहाँ घटित हुई हैं, क्या पता कुछ दिनों बाद आपके यहाँ भी ऐसा ही हो, तो इसलिए हम सबको मिलजुल कर इस विद्रोह को दबाना होगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट आप यहाँ पे नोट करेंगे। आप पहला पॉइंट आपको नोट करना है। लुई 16वें ने यद्यपि संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लुई 16वें ने यद्यपि संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा ऑस्ट्रिया तथा अन्य पड़ोसी देशों से गुप्त वार्ता कर सैन्य सहयोग की मांग करता रहा। पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं। लुई 16वें ने यद्यपि संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया था, परंतु प्रसा, ऑस्ट्रिया तथा अन्य पड़ोसी देशों से गुप्त वार्ता कर सैन्य सहयोग की मांग करता रहा। ये आपका पहला पॉइंट है। चलिए आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट है आपका। देखिए इधर क्या था, इधर जो ये लोग थे, यानी कि इधर जो लोकतंत्रवादी लोग थे, इन लोगों को इस चीज की भनक लग गई कि भाई प्रसा के और ऑस्ट्रिया के जो हैं, यानी कि ये राजा हैं, हमारे यहाँ के राजा हैं, यानी कि लुई 16वें की मदद करने आ रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने स्वयंसेवी इकट्ठे किए, यानी इन लोगों ने जनता से आह्वान किया, देखिए कि राजा लोग बिल्कुल आपकी स्वतंत्रता नहीं चाह रहे हैं, राजा लोग आपकी स्वतंत्रता को हनन करना चाह रहे हैं। तो उस समय लोग जो थे, यानी कि जो स्वयंसेवी लोग थे, जो राजशाही जो तंत्र का विरोध करते थे, वो लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर उन लोगों ने इनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, यानी यानी कि यूरोप के यानी कि ऑस्ट्रिया के राजा प्रसा के राजा के विरुद्ध। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है आपका, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया। तो इसे जनता ने कुलीनों, राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में सहयोग किया। तो जनता ने इसे कुलीन वर्ग के विरुद्ध विद्रोह के रूप में सहयोग किया। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं सेकंड पॉइंट। अप्रैल 1792 में असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित किया, तो जनता ने इसे कुलीन वर्ग के विरुद्ध विद्रोह के रूप में सहयोग किया। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट भी सब पॉइंट है। देखिए जब ये लोग विद्रोह कर रहे थे, यानी इनके खिलाफ ये लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए, जो नेशनल असेंबली के कहने पर, तो इन लोगों के जो होठों पर एक देशभक्ति तराना था। जैसे आपके यहाँ, यानी अब हमारे भारत में जब आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, तो तमाम जो है कविताएं लिखी गई, कहानियां लिखी गई,
गीत लिखे गए लोगों को ओतप्रोत करने के लिए, लोगों को जोश को बढ़ाने के लिए। देखिए क्या होता है कि कविताएं, गीत, ये सब क्या होता है, देशभक्ति को जगाने के एक तराने होते हैं, यानी देशभक्ति को जागृत करने के एक तरीके होते हैं। आपने तमाम गीत पढ़े होंगे ऐसे, ठीक है। तो वो लोग मुंह पे गीत बोलते जाते थे और आगे बढ़ते जाते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हुआ। तो देखिए उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजेट द लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यानी कि एक कवि थे वहां के, जो फ्रांस के कवि थे रॉजेट द लाइल, इनके द्वारा रचित मार्सिले, यानी मार्सिले गीत थे। मार्सिले एक गीत है, जैसे आप अपने आप के वंदे मातरम है, ठीक उसी प्रकार से वहां पर उन्होंने फ्रेंच में एक गीत रचा था मार्सिले, ठीक है। तो सेकंड का सब पॉइंट है, उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजेट द लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था, ठीक है। अब अगला सब पॉइंट है आपका, अगला सब पॉइंट है मार्सिले। मार्सिले अब फ्रांस का राष्ट्रगान है, यानी मार्सिले जो आज़ादी के लिए, यानी उन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो ये गीत अपने गाया था उन लोगों ने, अब आके ये यानी कि पूरी तरह से अब ये लोकतंत्र राज्य बन गया है, राष्ट्र बन गया है, तो अब यहाँ का ये जो है राष्ट्रगान बना दिया गया। किसके द्वारा रचित है ये रॉजेट द लाइल के द्वारा रचित है, और मार्सिले क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगान है, ठीक है। तो अगला सब पॉइंट है सेकेंड का कि मार्सिले अब फ्रांस का राष्ट्रगान है, ठीक है। देखिए 1791 के संविधान में सिर्फ जो अमीरों को ही जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। 1791 का संविधान था, इसमें सिर्फ अमीरों को ही अधिकार प्राप्त थे, और जो आलीशान क्लबों जैसे जैकोबिन क्लब, यानी कि ये सब जो क्लब थे, यानी जैकोबिन क्लब वगैरह है, जो जैकोबिन क्लब है, तो इनमें राजनीतिक चर्चा ये करते थे ये लोग, जो यहाँ पे अमीर जो थे, जो जैकोबिन क्लब टाइप बने हुए थे, तो इन क्लबों में वो लोग चर्चा करते थे। तो ये देखिए थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ पर थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, 1791 के संविधान में, 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। जो आलीशान क्लबों जैसे जैकोबिन क्लब, अब इसके ब्रैकेट में आगे लिख लेना, पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पे पड़ा, यानी कि पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट थे, ये संत थे जेकब, इनके नाम पर इसका नाम पड़ा जैकोबिन क्लब, ठीक है। पूरे ब्रैकेट में लिख लेना, जैकोबिन क्लब के आगे पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, ठीक है, नाम पर ब्रैकेट बंद, में राजनीतिक चर्चा करते थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं थर्ड पॉइंट, 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, जो आलीशान क्लबों जैसे जैकोबिन क्लब में राजनीतिक चर्चा करते थे। अब ब्रैकेट में जो बताया मैंने वो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर नोट डाल के एक बात लिखनी है, यहां पर इसी के नीचे, यानी कि तीसरे पॉइंट में ही सब पॉइंट बना के नोट डाल के बाद लिखनी है, तीसरे पॉइंट में सब पॉइंट में नोट डाल के बाद लिखनी है जैकोबिन क्लब के बारे में, देखिए इसके सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, यानी इसके सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, जिनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। इनका नेता जो था वो था मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। तो आप नोट में लिख लीजिए, जैकोबिन क्लब में इसके सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध तबके से आते थे, जिनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। तो नोट आपका कंप्लीट हो गया, थर्ड पॉइंट में नोट लिखवाया था मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका चौथा पॉइंट है, देखिए 10 अगस्त 1792 का दिन था। अब क्या हुआ कि वहां पर एक बार फिर से महंगाई बढ़ गई। तो ये महंगाई बढ़ने के वहां मैंने काफी कारण बताए थे, वहां पे ओलावृष्टि भी होती थी, कभी कोई फसल मारी जाती थी, और देखिए एक शीत प्रदेश था, यानी फ्रांस जो है एक शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है। तो इस वजह से वहां पर जो है पदार्थों की जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा थी। तो लोग जो पाव, और जो मैंने बताया था कल, पाव रोटी, यानी कि अपने यहाँ जैसे फ्लैट ब्रेड खाते हैं, वहां पे पाव रोटी पे डिपेंड रहते हैं, जो कि बेकरी से बनती है। तो लोगों ने इसको लेकर, यानी जब उन्हें प्राथमिक उनकी नीड जो है, भोजन की नीड उनकी पूरी नहीं होगी, तो लोगों ने हिंसक विद्रोह कर दिया वहां पर, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, 10 अगस्त 1792 को, 10 अगस्त 1792 को ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोलकर राजा को बंदी बना लिया गया। इसके जो राजा था, इस राजा को बंदी बना लिया गया। यानी कि 10 अगस्त 1792 को
ट्यूरेरिया के महल पर धावा बोलकर राजा को बंदी बना लिया गया और बाद में राजा को बाद में असेंबली ने राजा को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। देखिए महंगाई बढ़ने से क्या हुआ, महंगाई बढ़ने से जो वहां की प्रजा थी उन्होंने 10 अगस्त जो है 1792 को ट्यूरेरिया का महल था उस पर धावा बोल दिया और धावा बोलकर राजा को उन्होंने बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद फिर क्या हुआ, बाद में असेंबली ने एक जो है राजा को जेल में डालने का प्रस्ताव फिर पारित किया। तो ये आपका चौथा पॉइंट था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यानी कि इसके बाद राजा को बंदी बना के जेल में डाल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नए चुनाव कराए गए। यहाँ पर पहले क्या था, पहले 25 वर्ष से उम्र के सभी लोग थे, यानी कि पहले 25 साल से उम्र के जो 25 साल से एवं उम्र के लोग हैं वो डाल सकते थे, और उनमें भी जो गरीब तबके के लोग थे या शिक्षित लोग नहीं थे वो लोग नहीं डाल सकते थे। यानी गरीब तबके के शिक्षित और अशिक्षित लोग नहीं डाल सकते थे, केवल जो समृद्ध लोग थे वही डाल सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब क्या कर दिया गया, अब 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, सबको मतदान का अधिकार दिया गया। तो 5वां पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, नए चुनाव कराए गए, 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब चुनाव हो गए। अब चुनाव के बाद एक नवनिर्वाचित असेंबली बनी। 6वां पॉइंट आप लिखेंगे, नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम यहां पर दिया गया। 6वां पॉइंट है, नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 7वां पॉइंट आप नोट करेंगे, 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। ठीक है, 7वां पॉइंट है। अब 8वां पॉइंट है, देखिए जो लुई सोलेमा था, इसे बंदी बना लिया गया था, इसका क्या हुआ था, तो इसका देखिए क्या हुआ। अब ये है यहाँ पर 8वां पॉइंट है आपका, लुई सोलेमा को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में फांसी दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। 8वां पॉइंट है, देखिए लुई सोलेमा को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में फांसी पर लटका दिया गया। तो ये था आपका फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हुआ है यहाँ पर, और गणतंत्र की एक स्थापना का पूरा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब पूरी तरह से गणतंत्र स्थापित हो गया। ठीक है, यानी कि अब राजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया इन लोगों ने। पहले क्या था, राजा ने सहमति हस्ताक्षर कर दिए थे, राजा क्या था साइड में पहुंचा दिया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, आप लोगों ने इन्होंने राजा को खत्म ही कर दिया बिल्कुल। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि अब यहाँ पर जो नई असेंबली है, जिसे कन्वेंशन नाम दिया है, तो कन्वेंशन का राज है, कन्वेंशन का राज है यहाँ पर। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगली हेडिंग है आतंक राज, यानी राजा के मरने के बाद क्या हुआ। तो अब इसके आगे लिखेंगे, आतंक राज के आगे ब्रैकेट में डालेंगे 1793 से 1794 तक का समय। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, आतंक के राज के आगे 1793 से 1794 तक का समय। ठीक है, देखिए यहां पर अब क्या था, अब जो कन्वेंशन यानी कन्वेंशन जो घोषित, यानी कन्वेंशन नाम दिया गया, नवनिर्वाचित असेंबली कन्वेंशन नाम दिया गया। तो यहां पर एक व्यक्ति था रोबेस्पियर, जो मैंने अभी नाम आपको लिखवाया था, रोबेस्पियर था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये जैकोबिन क्लब का एक कैंडिडेट था ये। तो इसके हाथ में सत्ता आ गई। इसके हाथ में सत्ता मतलब जैसे हमारे यहाँ पीएम होता है, ठीक उसी प्रकार से वो भी अपने आप को वहां पर पीएम के रूप में उसके हाथ में सत्ता आ गई, रोबेस्पियर के हाथ में। तो रोबेस्पियर ने फिर वहां पे सख्त दंड की नीति अपनाई, यानी कि उसने फिर ये किया कि कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता है या फिर उसका विद्रोह कर रहा है, तो उसे सबको शत्रु माना उसने, और उसने गिलोटिन पे चढ़वा के फांसी दे दी गई। देखिए गिलोटिन एक, जैसे आपने देखा होगा स्लॉटर हाउस में देखा होगा, एक ब्लेड लगा होता है, गिलोटिन एक उपकरण होता है जिसमें इस तरह से ब्लेड लगा होता है, ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्लेड लगा होता है, और नीचे जब किसी गर्दन रखी जाती है यहाँ पर, तो ऊपर से रस्से से बंधा होता है ब्लेड, तो ब्लेड को छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर इस व्यक्ति के ऊपर आगे गिरता है वो, उसकी गर्दन कट जाती है। तो उसने क्या किया कि जो लोग इसके विद्रोही थे या फिर जो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते थे, उन सभी लोगों को इसने गिलोटिन पर चढ़वा के उनका सिर कलम करवा दिया। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे आप नोट करेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, रोबेस्पियर आगे ब्रैकेट में, रोबेस्पियर के आगे याद रखने के लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए जैकोबिन क्लब का सदस्य, जैकोबिन क्लब का नेता, आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए जैकोबिन क्लब का नेता।
रोबेस्पियर के आगे, क्योंकि आपको काफी लोग भूल जाएंगे रोबेस्पियर, क्योंकि वहां पे नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर, यहाँ पे हमने केवल रोबेस्पियर लिखवा रहे हैं, उसका आगे मैक्समिलियन हटा दिया नाम हमने, ठीक है, शॉर्ट कर दिया। तो इसके आगे लिख लेना जैकोबिन क्लब का नेता। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। रोबेस्पियर ब्रैकेट में आगे जैकोबिन क्लब का नेता ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, ठीक है। इसी में सब पॉइंट करके लिखेंगे कुलीन एवं पादरी, कुलीन एवं पादरी जो भी उसकी कार्यशैली से असहमत होते, मतलब कुलीन एवं पादरी जो भी उसकी कार्यशैली से असहमत होते, कार्यशैली से असहमत होते, उसकी कार्यशैली से असहमत होते, उन्हें क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा, उन्हें क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर कलम कर दिया जाता था, गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। फिर से रिपीट कर रहा हूं सब पॉइंट, कुलीन एवं पादरी जो उसकी कार्यशैली से असहमत होते, उन्हें क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर कलम कर दिया जाता था, ठीक है। अब ये पहले का सब पॉइंट आपने लिख लिया। अब क्या बदलाव आए, यानी कि अब जो यहाँ पर रोबेस्पियर के अंतर्गत क्या क्या बदलाव आए, यानी कि अब जो कानून वगैरह में क्या बदलाव आए और क्या क्या लोगों को बदलाव आए। देखिए सेकंड पॉइंट है, यहां पर अब कानून बनाकर, सेकंड पॉइंट है, रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। सेकंड पॉइंट है, रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। सेकंड पॉइंट में सब पॉइंट है, गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, यानी पहले जो जनता बेकरी पर लाइन लगाती थी पाव रोटी खरीदने के लिए, अब ऐसा नहीं था, अब राशनिंग कर दी गई। यानी कम राशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई चीज की कीमत बहुत ज्यादा है तो सरकार उसमें अपनी तरफ से उसे कम कीमतों पर दिलवाती है। जो गरीब लोग होते हैं, जैसे अपने यहाँ बीपीएल कार्ड वाले हैं, एपीएल कार्ड वाले हैं, इनको राशन प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे 2 या 3 रुपए किलो अनाज, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे राशनिंग कर दी गई। तो सेकंड का सब पॉइंट है, गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। और इसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया। अब पहले किसान जो था वो अपना अनाज शहरों में ले जाकर बेच सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब सरकार ने कीमतें फिक्स कर दी, यानी उसी कीमत पर बेचना होगा। मान लो सरकार ने उस समय अनाज की कीमत मान लो 10 रुपए, मान लो अपने इंडियन रुपए से लगा रहा हूं मैं, आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने फ्रांस के रुपए से, मान लो 10 रुपए कीमत सरकार ने फिक्स कर दी। अब किसान की लागत तो 12 रुपए आ रही है, किसान संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसको 10 रुपए में ही बेचना पड़ेगा, बाध्य कर दिया इसने, रोबेस्पियर सरकार ने। तो सेकंड का अगला सब पॉइंट है, किसानों को अपना अनाज सरकारी कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। किसानों को अपना अनाज सरकारी कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट इसमें है, यहां पर जो चर्चाएं होती थी, नहीं जो चर्चाएं होती थी जहां पर लोग इकट्ठे होते थे, उन चर्चाओं को बंद कर दिया गया। चर्चों को बंद कर दिया गया, यानी चर्च जो थे जहां पर लोग जो पादरी रहते थे उन्हें बंद कर दिया गया, उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। तो अगला पॉइंट है, चर्चों को बंद किया गया। इसके अलावा सभी नागरिकों को इन्होंने क्या किया, सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी, जो कि बराबरी का प्रतीक मानी जाती थी, समता रोटी, बराबर जो है बराबरी का प्रतीक मानी जाती समता रोटी, इसे खाना अनिवार्य कर दिया। पहले क्या था, वहां पर जो उस समय जो है सफेद आटा जो होता था उसका जो है बहुत महंगा कॉस्टली होता था, कुछ धनाढ़ परिवारों के लोग ही खाते थे जो, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, समानता लाने के लिए क्या किया कि साबुत गेहूं से बनी जो रोटी थी समता रोटी, इसे सबको खाना अनिवार्य कर दिया, ठीक है। तो अगला सब पॉइंट इसी में है, चर्चों को बंद कर दिया गया, चर्च जो थे इन्हें बंद कर दिया गया, समता रोटी खाना अनिवार्य था। आगे ब्रैकेट में लिख लेना, समता रोटी के आगे साबुत गेहूं से बनी, बराबरी का प्रतीक, साबुत गेहूं से बनी, बराबरी का प्रतीक। थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे इसमें, परंपरागत मॉन्यूसर, परंपरागत मॉन्स्यूअर, इसे महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सितोयेन यानी नागरिक एवं सितोयीन नागरिका, सितोयीन नागरिका कहा जाने लगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट, परंपरागत मॉन्स्यूअर यानी ब्रैकेट में महाशय तथा मदाम महाशया को अब सितोयेन यानी नागरिक तथा सितोयीन नागरिका कहा जाने लगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट था आपका। देखिए अब क्या है, देखिए आप लोगों के मन में भी कभी आमूल परिवर्तन की जो है उठती होगी जिज्ञासा, कभी आमूल परिवर्तन होना चाहिए। देखिए हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट होना भी अच्छा नहीं होता है, हद से ज्यादा सख्ती, यानी कि
हमेशा हद से ज्यादा शक्ति करेंगे तो यानी अगर हद से ज्यादा शक्ति करने लगेंगे तो यकीन मानिए जनता एक दिन आपकी अपोजिट हो जाएगी, वो ज्यादा दिन तक फेवर में नहीं रहेगी। तो इसलिए सरकार को लचीला होना चाहिए। तो वही इसके रोबेस्पियर के साथ हुआ। रोबेस्पियर ने हद से ज्यादा शक्ति की, उसका नतीजा ये हुआ कि जनता जो है त्राही त्राही करने लगी, इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई और अंत में जनता ने इसके खिलाफ भी बगावत कर दी, रोबेस्पियर के खिलाफ भी बगावत कर दी और इसे 1794 में इसे न्यायालय ने दोषी ठहराया और इसे भी गिलोटिन पर चढ़ाकर इसे मौत की सजा दे दी, यानी मौत दे दी गई। तो चौथा पॉइंट अब हम नोट करेंगे, रोबेस्पियर द्वारा नीतियों को सख्ती से लागू कराने से जनता त्राही त्राही करने लगी तथा अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर कलम कर दिया गया। चौथा पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, रोबेस्पियर द्वारा नीतियों को सख्ती से लागू कराने से जनता त्राही त्राही करने लगी। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर कलम कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए अगली जो हेडिंग है ये है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी का मतलब यहां पर है मध्य वर्ग से होता है, डायरेक्टरी का मतलब मध्य वर्ग। ठीक है, डायरेक्टरी शासित फ्रांस यानी अब रोबेस्पियर का शासन भी खत्म हो गया वहां पर। अब क्या स्टार्ट हुआ, तो अब आपने हेडिंग डाल दी होगी डायरेक्टरी शासित फ्रांस। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे अब सत्ता मध्य वर्ग के पास आ गई। देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि अब सत्ता जो है मध्य यानी जैकोबिन सरकार का पतन हो गया और इसके बाद अब मध्य वर्ग के संपन्न तबके थे इनके पास सत्ता आ गई। तो पहला पॉइंट इसी में लिखेंगे आप कि अब सत्ता मध्य वर्ग के पास आ गई। देखिए अब सेकंड पॉइंट यहां पे है इसमें अब इन्होंने डायरेक्टरी शासित फ्रांस है यानी मध्य वर्ग के जो लोग हैं इन्होंने क्या किया, नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को फिर से मताधिकार से वंचित कर दिया। जैकोबिन ने क्या किया था, कोई भी व्यक्ति हो 21 साल से ऊपर उम्र का है सभी लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन अब फिर से चेंजेस हुए यहाँ पे। अब फिर से नए संविधान में जो है सुधार किया गया, संविधान में अमेंडमेंट किया गया। अब इसके बाद जो संपत्तिहीन लोग थे यानी जिनके पास जो भूमिहीन मजदूर टाइप लोग थे अब उन्हें वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो सेकेंड पॉइंट है नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। देखिए इस संविधान में दो चुनी हुई विधान परिषदें थी, इस संविधान में दो चुनी हुई विधान परिषदें थी और इन सदस्यों ने, ठीक है थर्ड पॉइंट है आपका, इस संविधान में दो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। ठीक है, इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया, यानी कि इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका जिसे डायरेक्टरी नाम दिया गया। पहले क्या था, कार्यपालिका किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ गई, जैसे जैकोबिन के हाथ में आ गई थी। ठीक है, अब ऐसा नहीं था, अब लगभग 5 लोगों की मिलीजुली जो है 5 लोग बना दिए गए, यानी 5 अलग अलग, मान लो एक तरह से आप पहले क्या था जैकोबिन पीएम के रूप में वहां पर विराजित हो गया। अब ऐसा नहीं था, अब पीएम के लिए 5 लोग बैठा दिए गए, यानी कि सब लोगों का मत एक जैसा नहीं हो सकता है। मान लो अगर 5 लोग अगर मत देंगे तो मान लो 3 लोग किसी एक के फेवर में होंगे तो 3 लोगों वाला मत पहले माना जाएगा, 2 फेवर में नहीं होंगे तो नहीं माना जाएगा। नहीं, बहुमत 5 में से जिनका बहुमत जिसकी तरफ ज्यादा होगा वही बात कथन माना जाएगा। तो अब यही हुआ कि इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इसी में सब पॉइंट है तीसरे में, इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। ठीक है, यानी इन परिषदों ने, यानी कि जो परिषद जो विधान परिषद चुनी गई इसने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका जिसे डायरेक्टरी कहा गया इसको नियुक्त किया। थर्ड का सब पॉइंट है ये। ठीक है, देखिए अब जो डायरेक्टरी थी इसका भी झगड़ा परिषदों से अक्सर होता रहता था, यानी विधान परिषदों के कैंडिडेट हैं इनसे झगड़ा होता रहता था, क्योंकि 5 के 5 जो कैंडिडेट बैठे थे भाई ये अपनी चलाते थे और जो परिषदों वाले लोग होते थे वो ये कहते थे भाई हम तुम्हें यहाँ तक हमने बैठाया, इस गद्दी तक हमने तुम्हें बैठाया तो हमारी बात नहीं मान रहे हो। तो दोनों में झगड़ा चलता रहता था, तो क्या होता था आपस में नहीं बनती थी। तो इस तरह से अस्थिरता वाला जो कंडीशन थी, यानी अस्थिरता जो हो गई यहाँ पे कंडीशन बनी, तो फिर यहाँ पर जो तानाशाह, यानी कि वहां पर एक सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ इसी बीच में। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, यानी कि चौथा पॉइंट है डायरेक्टरी का झगड़ा। डायरेक्टरी का झगड़ा परिषदों से होता रहता था, डायरेक्टरी का झगड़ा परिषदों से होता रहता था और इसी अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, और इसी अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं चौथा पॉइंट कि डायरेक्टरी का झगड़ा परिषदों से होता रहता था और इसी अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो अब आपने डायरेक्टरी भी पढ़ ली, अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए इसी बीच में जो है अब थोड़ा सा जिक्र एक और कर दिया गया है, पहले नेपोलियन बोनापार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं यहाँ पर महिलाओं का क्रांति में क्या रोल रहा, यानी कि फ्रांस में महिलाओं का क्रांति में क्या रोल रहा, यानी महिलाएं किस तरह से महिलाएं प्रभावित हुई इस क्रांति से, क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या स्वतंत्रता मिलने के उन्हें मायने पता चले, कहाँ तक उनकी लाइफ जो है चेंज हुई, वो सब हम जानेंगे। तो अब अगली हेडिंग आप डाल दीजिए महिलाओं के लिए क्रांति। देखिए यहाँ जगह नहीं है, कोई बात नहीं, आप अगली हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर महिलाओं के लिए क्रांति, अगली हेडिंग है आपकी, यानी कि इससे पिछली हेडिंग थी आपकी डायरेक्टरी शासित फ्रांस, तो अगली हेडिंग है महिलाओं के लिए क्रांति। ठीक है, देखिए आपको पता होगा तीसरे स्टेट, यानी कि 3 स्टेट में डिवाइड था समाज यहाँ का, तो तीसरे स्टेट की जो महिलाएं थी वो ज्यादातर जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, जैसे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचना। देखिए इनमें से कुछ संपन्न घरों की महिलाएं भी थी, जैसे मैंने वहां बताया था, कुछ व्यापारी वर्ग भी थे थर्ड स्टेट में, और वकील वगैरह भी थे, कुछ पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग भी थे। तो उनकी महिलाएं कुछ जो थी वो कुलीन में आ जाती थी, कुलीन टाइप लड़कियां आ जाती थी, या थर्ड स्टेट की धनी परिवारों की लड़कियां थी। तो वो लोग जो थी उन लोगों को शिक्षा का मौका भी मिल गया, यानी वो लोग पढ़ भी सकी, व्यवसाय प्रशिक्षण का भी मौका मिल गया, और बाद बाकी जो थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी जो गरीब तबके की थी उन्हें पढ़ाई लिखाई और व्यवसाय प्रशिक्षण का मौका नहीं मिल पाया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, इसी में पहला पॉइंट नोट करेंगे, तीसरे वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का अवसर नहीं था, तीसरे वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का अवसर नहीं था, ब्रैकेट में लिखेंगे इसके आगे, केवल धनी महिलाएं पढ़ सकी। धनी महिलाओं में चाहे वो कुलीन महिलाएं हों या फिर जो थर्ड स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां हों, वही लोग पढ़ सकें केवल। ठीक है, ये तीसरे वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का अवसर नहीं था, ब्रैकेट में लिख लेना इसके आगे, केवल धनी महिलाएं पढ़ सकी, कॉमा ना ही मताधिकार था, ना ही मताधिकार, देखिए इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, जो महिलाएं थी इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था उस समय, वोट डालने का अधिकार बहुत बाद में मिला है, तो उसको भी हम बताएंगे कब मिला है फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला है। ठीक है, ना ही मताधिकार था, अतः उन्होंने विभिन्न क्लब बनाकर विरोध शुरू किया। देखिए जब उन्हें ना मताधिकार का अधिकार था, पढ़ भी नहीं पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि कैसे ही हम जो मताधिकार का हमें अधिकार मिल जाए तो हम अपनी बात आगे तक रख सकेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने विभिन्न क्लब बनाने स्टार्ट किए, अपने अपने लेवल पर सबने क्लब बनाने स्टार्ट किए, जैसे हमारे यहाँ संघ बनाते हैं, समूह बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वहां पर क्लब बनाए जाते थे फ्रांस में। ठीक है, तो पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीसरे वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का अवसर नहीं था, केवल धनी महिलाएं पढ़ सकी, कॉमा ना ही मताधिकार था, अतः उन्होंने विभिन्न क्लब बनाकर विरोध शुरू किया। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है आपका, देखिए यहां पर जब क्लब बनाने स्टार्ट कर दिए तो ये बात जो थी, यानी कि जो डायरेक्टरी वाले लोग थे, यानी कि डायरेक्टरी वाले लोग थे, इन लोगों डायरेक्टरी वाले लोग थे या फिर जो जैकोबिन क्लब वाले लोग थे, इन लोगों को नागवार गुजरी, यानी कि उन्हें ये लगा कि महिलाएं भी सर उठाने लगी, महिलाएं अगर सर उठाने लगेंगी तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि शुरुआत से महिलाओं को बहुत ही दबा कुचला समझा जाता रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, जो महिलाएं बहुत ज्यादा क्रांतिकारी मूड में थी, यानी बहुत ज्यादा क्रांतिकारी रूप ले रही थी, उन लोगों को पकड़ के उन लोगों को फांसी यानी गिलोटिन पे चढ़ाकर उन्हें उनका सर कलम कर दिया गया। तो सेकंड पॉइंट है, बहुत सारे क्लबों को बंद कर दिया गया, बहुत सारे क्लबों को बंद कर दिया गया तथा महिलाओं को फांसी भी दी गई, परंतु अधिकार पाने के लिए संघर्ष जारी रहा। लेकिन महिलाओं ने अधिकार, यानी महिलाएं झुकी नहीं, निराश नहीं हुई, लेकिन अधिकार के लिए अपना संघर्ष उन्होंने जारी रखा। सेकंड पॉइंट है आपका, बहुत सारे क्लबों को बंद कर दिया गया तथा महिलाओं को फांसी भी दी गई, परंतु अधिकार पाने के लिए संघर्ष जारी रहा। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है आपका, प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए, महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए कुछ कानून लागू किए गए, कुछ कानून लागू किए गए। प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए कुछ कानून लागू किए गए। जैसे कानून कौन कौन से थे, अब सब पॉइंट करके लिखेंगे, तीसरे का सब पॉइंट, जैसे लड़कियों के लिए अनिवार्य स्कूली शिक्षा, लड़कियों के लिए अनिवार्य स्कूली शिक्षा, कॉमा शादी के लिए बाध्य नहीं करना, यानी उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें बाध्य नहीं कर सकते शादी के लिए बाध्य नहीं करना। ठीक है, कॉमा अब उनका जो विवाह होता था उसका विवाह का पंजीकरण कानून के तहत, विवाह पंजीकरण। ठीक है, कॉमा अब तलाक पहले क्या था, तलाक पहले मर्द दे देता था, लेकिन अब अगर तलाक होगा उसे कानूनी रूप से तलाक होगा, और तलाक के लिए महिला और औरत दोनों को ही अर्जी देने का अधिकार दिया गया था। यानी कि महिला अगर चाहती है कि हमें तलाक लेना है तो महिला भी अर्जी दे सकती है कानून के तहत। तो जो है
तलाक के लिए मर्द औरत दोनों को ही अर्जी देने का अधिकार। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट का सब पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जैसे लड़कियों के लिए अनिवार्य स्कूली शिक्षा, शादी के लिए बाध्य न करना, विवाह पंजीकरण, तलाक के लिए मर्द औरत दोनों को ही अर्जी देने का अधिकार। तलाक के लिए मर्द औरत दोनों को ही अर्जी देने का अधिकार। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आपका अंतिम पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। देखिए अंततः ये बहुत लंबी लड़ाई चली इनकी, लगभग ये लड़ाई जो लगभग आप ये मान लीजिए 150 साल तक इनकी ये लड़ाई चली, बाकी सरकारों से 150 साल तक इसकी लड़ाई चली, और अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। ठीक है, ये अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल हो गया। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है आपका। अब चलिए नोट डाल के, एक महिला है, क्रांतिकारी महिला है, इनका नाम है ओलंप दे गूंज। इनने क्या रोल निभाया था? ओलंप दे गूंज ने क्या रोल निभाया था? इनका नाम बहुत ज्यादा आता है चर्चा में। ठीक है, तो महिला है ये ओलंप दे गूंज, नोट में डाल लीजिए, नोट ओलंप दे गूंज ब्रैकेट में 1748 से 1793 1793 ओलंप दे गूंज 1748 से 1793। ठीक है, देखिए ये जो थी ये क्रांतिकारी फ्रांसीसी महिला थी और ये राजनीतिक रूप से भी सक्रिय नहीं थी। इन्होंने 1791 में, जैसे पहले क्या था, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ उनका संविधान स्टार्ट हुआ था, इन्होंने इस बात का विरोध किया। इन्होंने कहा पुरुष के हिसाब से क्यों किया जाए, या तो नागरिकों के हिसाब से करो या महिलाओं के हिसाब से करो। तो इन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था। ठीक है, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। यानी पहले क्या था, पहले संविधान निर्माता थे, उन्होंने पहले जो संविधान तैयार किया था वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू किया था, लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने अब जो है 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। ठीक है, इन्होंने 1793 में जो है महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद किया जा रहा था, उसका विरोध किया। इस कारण इन्हें जो है इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और बाद में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो आप लिखेंगे, इनमें 2 पॉइंट है ओलंप दे गूंज में। ये क्रांतिकारी फ्रांसीसी महिला राजनीतिक रूप से सक्रिय रही। ये क्रांतिकारी फ्रांसीसी महिला राजनीतिक रूप से सक्रिय रही। इन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। पहला पॉइंट है आपका, ये क्रांतिकारी फ्रांसीसी महिला राजनीतिक रूप से सक्रिय रही। इन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। सेकंड पॉइंट है यहां पर 1793 में महिला क्लबों को बंद किए जाने का विरोध किया। किसने विरोध किया? ओलंप दे गूंज ने 1793 में महिला क्लबों को बंद किए जाने का विरोध किया, जिस कारण इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी दे दी गई। सेकंड पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1793 में महिला क्लबों को बंद किए जाने का विरोध किया, जिस कारण इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा और जान लेते हैं दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का खत्म कैसे हुई? वहां पर स्वतंत्रता, जो फ्रांस में स्वतंत्रता का विचार आया पनपा, इसके बाद दास प्रथा भी वहां चल रही थी। तो दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट करेंगे। देखिए कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। पहली बात ये जान लेते हैं कि जो फ्रांस के कैरिबियाई उपनिवेश थे मार्टिनिक, गोडेलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। देखिए जो कैरिबियाई उपनिवेश है, इसके बारे में जब मैंने नील वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, नील की खेती वाला चैप्टर पढ़ा था, इसका जिक्र आया था वहां पर। ठीक है, फ्रांस के पास है कैरिबियाई उपनिवेश। ठीक है, तो कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। देखिए अब आप भी समझ गए कि यहाँ पर ये जो जगह है कैरिबियाई उपनिवेश, यहाँ पर तंबाकू, नील और चीनी खेती होती है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो है दास लाए जाते होंगे, दासों पर जबरदस्ती खेती करवाई जाती होगी। अब आप ये बात समझ गए होंगे यहाँ पे। अब देखिए अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट अब आप नोट करेंगे। अब आप इसी में अगला सेकंड पॉइंट है आपका यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार
जारी था। जारी था लिख लीजिए, पूरा किया गया नहीं, जारी था। यानी कि यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार जारी था। यानी इनका ट्रायंगल बना हुआ था कि यूरोप से जो अमेरिका से लाए जा रहे हैं, अफ्रीका से लाए जा रहे हैं और अफ्रीका वाले अमेरिका पहुंचाए जा रहे हैं। इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ था दास व्यापार का। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे अब आप। देखिए यहां पर फ्रांस में एक बंदरगाह है, बोर्दे या नॉन्ते बंदरगाह। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से, बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा, देखिए बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा जहाज अफ्रीकी तटों पर ले जाया जाता था, जहां स्थानीय सरदारों से दास खरीदे जाते थे, जहां स्थानीय सरदारों से दासों को खरीदा जाता था। थर्ड पॉइंट है, बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा जहाज अफ्रीकी तटों पर ले जाया जाता था, जहाजों को अफ्रीकी तटों पर ले जाया जाता था, जहां स्थानीय सरदारों से दासों को खरीदा जाता था। यह आपका थर्ड पॉइंट है। चौथा पॉइंट है आपका यहां पर, चौथा पॉइंट नहीं, सब पॉइंट है ये, थर्ड पॉइंट में सब पॉइंट है। दासों को दागकर एवं हथकड़ियां डालकर, दासों को दागकर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। ठीक है, जहाजों में ठूस दिया जाता था, वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। फिर से रिपीट कर रहा हूं थर्ड का सब पॉइंट, दासों को दागकर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था, वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। ठीक है, देखिए जो बागान मालिक थे, ये जो कि दासों से काम लेते थे, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग असेंबली वाले जो लोग थे इन्हें भी सपोर्ट करते थे। तो दासों पर जो निर्भर व्यापारी थे, इन पर असेंबली वाले लोग कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते थे, प्रत्यक्ष रूप से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अगर एक्शन लेते तो ये जो बागान मालिक थे इनसे फंडिंग जो होती थी वो फंडिंग करना बंद कर देते, भड़क जाते। तो ये लोग असेंबली वालों ने इसे बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया इस मामले को। इसमें मतलब कुछ ज्यादा इन्होंने चर्चा नहीं की, इन्होंने कुछ ज्यादा चर्चा नहीं की। चौथा पॉइंट फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, दासों पर निर्भर व्यापारियों के दबाव में, दासों पर निर्भर व्यापारियों के दबाव में नेशनल असेंबली कोई कानून पारित करने से बचती रही। दासों पर निर्भर व्यापारियों के दबाव में नेशनल असेंबली कोई भी कानून पारित करने से बचती रही। ठीक है, यानी कि दासों पर निर्भर जो थे व्यापारी, दासों पर निर्भर व्यापारियों के दबाव में नेशनल असेंबली कोई भी कानून पारित करने से बचती रही, परंतु अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। परंतु अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चौथा पॉइंट, दासों पर निर्भर व्यापारियों के दबाव में नेशनल असेंबली कोई भी कानून पारित करने से बचती रही, परंतु अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे आप, 10 वर्ष बाद यानी 1794 के बाद यानी कि 1804 बात हो रही है। 10 वर्ष का मतलब 1804 की बात हो रही है। 10 वर्ष बाद, पांचवा पॉइंट है, नेपोलियन ने फिर से 10 वर्ष बाद नेपोलियन फिर से बागान मालिकों को अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता दे दी। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने फिर से बागान मालिकों को अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता दे दी। छठवां पॉइंट आप नोट करेंगे, अब फ्रांस में अंतिम रूप से जब कब खत्म हुई है, यानी फ्रांस में अंतिम रूप से जो दास प्रथा है कब खत्म हुई है, ये खत्म हुई है 1848 में जाकर। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। 1848 में दास प्रथा पूरी तरह से वहां पे खत्म हो गई। छठवां पॉइंट है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन अंतिम रूप से 1848 में किया गया। ठीक है, यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1946 में मिला, दास प्रथा जो 1848 में खत्म हो गई, यानी बहुत लंबा संघर्ष चला, उसके बाद ये सब चीजें खत्म हो पाई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो हेडिंग है, हेडिंग नहीं है, नोट है, ये नोट डाल के लिखेंगे नीग्रो। नीग्रो कौन होते हैं, नीग्रो के बारे में लिखेंगे नीग्रो।
नीग्रो में लिखेंगे अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। देखिए नीग्रो जो वर्ड था उस समय यूज होता था 18वीं शताब्दी में, और ये बड़ा अपमानजनक वर्ड था, यानी बहुत ही ज्यादा अपमानजनक, यानी एक तरह से गाली मान लीजिए आप, जैसे काले लोगों को नीग्रो कह के बुलाते थे, वो एक तरह से गाली के रूप में से लिया जाता था। अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि एक अपमानजनक वर्ड है ये, ठीक है। तो नोट में लिख लीजिए नीग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां तक हमने जान लिया, अब ये परिवर्तन क्या हुए, परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ा, ये भी अब जान लेते हैं। अभी हम यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री नहीं करवा रहे हैं, पहले ये जानेंगे परिवर्तन का प्रभाव क्या रहा। तो आप अगली हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, अगली हेडिंग आपकी जो है, अगली हेडिंग है ये है परिवर्तन का प्रभाव। परिवर्तन का प्रभाव क्या रहा, परिवर्तन इतना बड़ा जो आमूलचूल परिवर्तन आया, इसका प्रभाव क्या पड़ा वहां पे फ्रांस पे, तो आप हेडिंग डाल लीजिए परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। बास्तील के विध्वंस के बाद, बास्तील के विध्वंस के बाद, देखिए बास्तील का विध्वंस 1789 में हो गया। इसके बाद सेंसरशिप जो थी वो समाप्त कर दी गई। सेंसरशिप क्या होता है, आपने देखा होगा, मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं, आपने देखा होगा जैसे कोई मूवी बनती है, यानी कोई डायरेक्टर जो है मूवी बनाते हैं, एक्टर डायरेक्टर एक्ट्रेस मिलकर सब मूवी बनाते हैं। मूवी बनाने के बाद भारत में जब पब्लिश की जाती है, जब उसे सेंसर बोर्ड मान्यता दे देता है। सेंसर बोर्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई आपत्तिजनक सीन है या फिर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि यहाँ पर दंगे भड़का सकता है, लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो उस कंटेंट को काट के निकाल दिया जाता है। सेंसर का मतलब ये होता है सेंसिंग करना, सेंसरशिप करना। ठीक उसी प्रकार से फ्रांस में उस समय क्या था, उस समय जो पब्लिकेशन थे, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो थी वहां पर सेंसरशिप के अंतर्गत आती थी। यानी कि वहां पर जो अखबार वगैरह प्रिंट होते थे वो सब सेंसरशिप के अंतर्गत आते थे। यानी कि कोई भी हम कथन, जो कोई भी बात है, वो ऐसी बात नहीं लिख सकते हैं जो सरकार के खिलाफ हो। फिर क्या हुआ, 1789 में जब बास्तील के किले का विध्वंस हुआ, उसके बाद सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। तो सेंसरशिप को समाप्त करने से क्या हुआ कि वहां पर जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया जैसे लिखित सामग्री जो है, इसकी जो है बहुतायत बढ़ गई। किताब, अखबार, नाटक, ये सब जो है बढ़ गए। इसके अलावा लोगों ने अपनी अभिव्यक्त करने के लिए जो है नाटकों के रूप में, और ये सब चीजें वहां पर ये लोग करने लगे फिर, ठीक है। तो परिवर्तन का प्रभाव आप लिख लीजिए, पूरा इसी में लिख लीजिए, 4-5 लाइनें हैं। बास्तील के विध्वंस के बाद, बास्तील के विध्वंस के बाद 1789 में सेंसरशिप समाप्त की गई। सेंसरशिप, बास्तील के विध्वंस के बाद 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति का कानून आया था, ठीक है, जिसमें प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, यानी किताब, अखबार, नाटक और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब को राजा के सेंसर के अधिकारों से, राजा के सेंसर अधिकारियों से मुक्त कर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार बनाया गया। अधिकारियों से मुक्त कर भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार बनाया गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, परिवर्तन का प्रभाव कि बास्तील के विध्वंस के बाद 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति का कानून आया था, जिसमें प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों से मुक्त कर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार बनाया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। ये परिवर्तन का प्रभाव था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक महान योद्धा की एंट्री होती है, इसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में मुझे एक बात है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो मैं नेपोलियन बोनापार्ट, आपने हेडिंग डाल लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद पहले वो बात बता देता हूँ, उसके बाद में हम लिखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही थी कि अगर आप 100 शेरों की एक आर्मी बनाते हो, अगर आप 100 शेरों की एक आर्मी बनाते हो और उनका लीडर, यानी उनका जो नेतृत्व करता है, अगर वो कुत्ता है, तो वो 100 के 100 शेर कुत्ते की मौत मरेंगे। यानी कि अगर आप 100 शेरों की एक आर्मी बनाते हो और उनका लीडर एक कुत्ता है, तो वो 100 के 100 शेर कुत्ते की मौत मरेंगे। यदि अगर आप 100 कुत्तों की आर्मी बनाते हो तो उनका लीडर एक शेर है, तो जो 100 कुत्ते हैं वो शेर की भांति लड़ेंगे। ये उसकी साइकोलॉजी थी, और ये साइकोलॉजी बिल्कुल सही है। यानी नेतृत्व भी सब कुछ डिपेंड करता है। यानी नेतृत्व अगर अच्छा है तो हमारी प्रजा जिधर चाहे उधर मुड़ सकती है, और नेतृत्व खराब है तो हमारे यहाँ अच्छे अच्छे शेर जो है वो धाराशायी हो जाएंगे।
इसका कहने का मतलब ये जो बात है, ये लाइन है, ये आम जीवन में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, आम जीवन में भी इसका बहुत बड़ा मतलब है। यानी कि अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा तो यकीन मानिए आप कोई भी मंजिल अपनी प्राप्त कर सकते हैं। आप यूपीएससी आपके लिए कठिन नहीं है, और आपको गाइडेंस ही सही नहीं मिला, आपको जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं वो ढंग के नहीं हुए, तो यकीन मानिए आप भटकते ही रहेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, यानी इफ यू बिल्ड एन आर्मी ऑफ 100 लायंस और देयर लीडर विल बी ए डॉग, तो ऑल लायंस विल बी डाई लाइक ए डॉग। और इफ यू बिल्ड एन आर्मी ऑफ 100 डॉग्स और देयर लीडर विल बी ए लाइन, तो ऑल डॉग आर फाइट लाइक ए लाइन। ठीक है, यानी कि अगर वही बात है कि अगर आप 100 कुत्तों की आर्मी बना दोगे और उनका लीडर अगर शेर है तो वो सब लोग शेर की भांति लड़ेंगे। अगर आप 100 शेरों की आर्मी बना देंगे और उनका लीडर कुत्ता है तो सब लोग कुत्ते की भांति मर जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये था। तो नेपोलियन बोनापार्ट आपने हेडिंग डाल ली होगी। तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। सेकंड पॉइंट आप डालेंगे, देखिए नेपोलियन अपने आप को जो है यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, कि उसका मानना यह था कि उसकी वजह से यूरोप में आधुनिकीकरण आया है। तो सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। थर्ड पॉइंट है, उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका। चौथा, इसी में थर्ड पॉइंट में लिख लीजिए आप, उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। यानी उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा पर कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। ये थर्ड पॉइंट था आपका। देखिए शुरुआत में लोगों को वहां पर वो बहुत बड़ा मुक्तिदाता लगा था, उसके लगा था कि यार ये आ गया है तो अब यहाँ पर कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में पता चला कि ये मुक्तिदाता नहीं है, ये तो और शोषण कर रहा है हम लोगों का। ये केवल इसे अपनी शक्ति से, अपनी जो है राजतंत्र से मतलब है, प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। पहले शुरुआत में लोगों को लगा था बड़ा परिवर्तनवादी है भाई, ये हमारे लोगों के लिए कुछ करेगा, प्रजा के लिए कुछ करेगा, तो वो उसने कुछ नहीं किया। तो चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, शुरुआत में वह मुक्तिदाता लगता था, शुरुआत में वह मुक्तिदाता लगता था, परंतु धीरे धीरे जनता उसकी सेना को हमलावर मानने लगी। परंतु धीरे धीरे जनता उसकी सेना को हमलावर मानने लगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चौथा पॉइंट, शुरुआत में वह मुक्तिदाता लगता था, परंतु धीरे धीरे जनता उसकी सेना को हमलावर मानने लगी। पांचवा पॉइंट है आपका, 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट है। अब देखिए, अब पूरा चैप्टर अब आपका एंड हो गया। अब ये निष्कर्ष है कि निष्कर्ष क्या निकला। यानी कि इतना सब आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ लिया, इसका निष्कर्ष क्या निकला। ये निष्कर्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार थे, ये सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति से निकल के आए, और 19वीं सदी में ये फ्रांस से निकले हुए विचार पूरे समूचे यूरोप में फैले। यूरोप में इन विचारों के चलते सामंती व्यवस्था जो फैली हुई थी उसका नाश भी हुआ। और इन विचारों ने अपने देश के दो लोग यानी टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय को इन विचारों से बहुत ज्यादा जो है उत्प्रोत किया, और इन लोगों ने इन विचारों से प्रेरणा भी ली, और अपने यहाँ जो आजादी की लड़ाई में इन लोगों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो निष्कर्ष वाला पॉइंट जो है तो यह पूरा आप नोट कर लीजिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इसमें आप कोई भी काट छाट नहीं है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे पहले महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैल गए, और इनके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दास्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। यानी कि फ्रांस से ही दास्ता का अंत हुआ। ठीक है, फ्रांस से ही दास्ता का अंत हुआ 1848 में। इसके बाद समूचे यूरोप में दास्ता का अंत की नई परिभाषा गढ़ी गई। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। यानी भारत में टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी जो थे, ये फ्रांस से उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। लेकिन निष्कर्ष में आपकी पूरी 4-5 लाइनें पूरी नोट कर लीजिए, ये बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर। आपने फ्रांसीसी क्रांति जो है हमारे 2 वीडियो में आपने कंप्लीट पढ़ ली।
आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी, अच्छे से नोट्स भी बने गए होंगे। देखिए कुछ लोग हठी पर्वत के होते हैं, हठी पर्वत के ऐसे होते हैं, कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं अरे ये इसमें क्या है, एनसीईआरटी आप पढ़ा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट करवा रहे हो, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों से एक बात फिर से कहता हूँ, जिसे ये लगता है कि यहाँ पर ये वीडियो ना देखने से हम डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं, तो वो आप शौक से नोट्स बना लीजिए। लेकिन मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा, आपको 3 से 4 घंटे एक चैप्टर को डेडिकेट करने पड़ेंगे नोट्स बनाने के लिए। यहाँ पर आपका जो है पिछली कल का जो वीडियो 50 मिनट का है, आज का वीडियो भी लगभग 40-50 मिनट का ही होगा, यानी कि आपने 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर नोट कर लिया। लेकिन अगर आप खुद चैप्टर लिखने बैठोगे तो आप लगभग में 4 घंटे आपको बड़े आराम से लग जाएंगे। आप पहले आप चैप्टर को पढ़ोगे, यानी पॉइंट निकालोगे, पॉइंट टू पॉइंट निकालोगे, फिर काफी सारे पॉइंट होते हैं कोरिलेट करोगे। तो ऐसा नहीं है कि सब आसान होता है, देखने में लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब कुछ करने बैठते हैं तब पता चलता है रियलिटी क्या है। तो इसलिए थोड़ा अभी जो है गर्मी कमेंट में आके मुझे ना दिखाया करें, मुझे दिखाने से कोई फायदा नहीं है। आप एग्जाम में दिखाइए, वहां पे कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, मुझे दिखाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।